आज हम इस वीडियो में प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। प्लेटो ने जो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा, उस रिपब्लिक ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। प्लेटो के इस आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं उनको हम अग्रांकित रूप में देख सकते हैं। उसकी पहली विशेषता यह है, प्लेटो ये कहता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का समष्टिगत रूप है, अर्थात वह राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वह यह मानता है कि जिस प्रकार अलग अलग अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति रूपी अंगों से मिलकर के राज्य रूपी शरीर का निर्माण होता है। और जिस प्रकार किसी एक अंग को चोट पहुंचने पर दूसरे अंग भी पीड़ा को भोगते हैं, पूरा शरीर में पीड़ा होती है, उसी तरह राज्य का अगर कोई एक अंग बीमार हो तो उसकी पीड़ा पूरे राज्य को, पूरे समाज को होती है। इस तरह से वह राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहते हैं, उस ऑर्गेनिक थ्योरी का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो राज्य को व्यक्ति का समष्टिगत रूप यानी एक मैक्रो स्ट्रक्चर मानता है। दूसरी बात, प्लेटो अपने आदर्श राज्य की अवधारणा में जो व्यक्त करता है वह यह है कि प्रशासन एक कला है, यानी राज्य का शासन चलाना, प्रशासन चलाना अपने आप में एक कला है जिसको सीखा जा सकता है और सिखाया जा सकता है। कला क्या है? कला की परिभाषा ये दी जाती है कि प्राप्त ज्ञान की क्रियात्मक अभिव्यक्ति ही कला है। यानी हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको जब अपने व्यवहार में क्रियात्मक रूप में हम प्रकट करते हैं तो वो आर्ट या कला का रूप धारण कर लेती है। प्लेटो इसी रूप में प्रशासन को एक कला मानता है, एक आर्ट मानता है, और जो भी कला है वह सीखी जा सकती है और सिखाई जा सकती है, उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस रूप में प्लेटो यह अभिव्यक्त करता है कि प्रशासन का जो कार्य है वो सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है, और इसीलिए वो एक लंबी चौड़ी शिक्षा योजना का प्रतिपादन करता है जिसमें वह अपने संरक्षक वर्ग को, शासक और सैनिक वर्ग को एक लंबी शिक्षा एक योजना के अंतर्गत शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। इसके पीछे उसका मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि वह यह मानता है कि प्रशासन जो है वो एक कला है, एक आर्ट है जिसको सिखाया जा सकता है। तीसरी बात, राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है, एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टेट को प्लेटो लेता है। आध्यात्मिक इस रूप में नहीं कि वह किसी पारलौकिक सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम है राज्य, बल्कि इस रूप में कि राज्य रूपी अंश में राज्य रूपी व्यक्ति जो हैं वो राज्य रूपी एक संपूर्ण संरचना के अंश हैं, और ये अंश राज्य रूपी संस्था में आकर के जब विलीन हो जाते हैं तब ही उसमें अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है वह राज्य या समाज रूपी संस्था में ही अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि जैसा प्लेटो ने, मैंने पूर्व में आपको बतलाया कि प्लेटो ये मानता है कि हर व्यक्ति में तीन गुण हैं, विवेक है, साहस है, संयम है, तृष्णा है, और वो ये मानता है कि हर व्यक्ति में इन तीन गुणों में से एक प्रधान है, बाकी दो गुण हैं, तो वह वही कार्य करता है समाज में जो उसका प्राधान्य गुण है, लेकिन उसको दूसरे कार्यों की भी आवश्यकता होती है, उसको दूसरे लोगों की भी आवश्यकता होती है। उस जीवन की पूर्णता विवेक और साहस और संयम के सामंजस्य में होगी, और यह सामंजस्य एक व्यक्ति में, एक अकेले व्यक्ति में नहीं हो सकता, अलग अलग व्यक्तियों में ये गुण होगा। तो जब राज्य या समाज की
रचना होती है तो उसमें अलग अलग गुणों वाले ये व्यक्ति मिलजुल कर के राज्य के रूप और समाज में आकर के अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो वो एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं पढ़ाने का कार्य कर सकता हूँ, अध्यापक का कार्य कर सकता हूँ। लेकिन मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे एक उस विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी जो शरीर विज्ञान को समझता हो, यानी एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी। इसी तरह एक डॉक्टर शरीर विज्ञान का विशेषज्ञ है, वह दूसरों का इलाज कर सकता है, खुद का इलाज कर सकता है। लेकिन अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो उसे एक इंजीनियर की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आधुनिक समय में हम प्लेटो के संदर्भों को समझें तो बात यह है कि व्यक्ति में आ, एक सीमित क्षमताएं होती है, सीमित गुण होते हैं, और लेकिन उसको जीवन में दूसरे गुणों वाले व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी जीवन के संपूर्ण कर्मों को पूरा कर सके। और ऐसा तभी संभव है जब वह राज्य या समाज के अंतर्गत रहता है। इसलिए प्लेटो बार बार ये कहता है कि व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है, उसकी पूर्णता राज्य या समाज में आकर के होती है, और इसी रूप में वो राज्य को एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में देखता है। चौथी बात, प्लेटो ये कहता है कि राज्य का ऐतिहासिक विकास नहीं हुआ है, राज्य स्वाभाविक है, स्टेट इज नेचुरल। उसका क्रम से विकास नहीं हुआ है। राज्य तो अपने आप में एक स्वाभाविक संस्था है। वह इस रूप में राज्य को लेता है कि राज्य व्यक्ति से पहले भी था। राज्य इसलिए रहता है क्योंकि राज्य के जैसे ही व्यक्ति आता है तो व्यक्ति की जो पूर्णता, जैसा मैंने अभी कहा, वो राज्य के माध्यम से ही हो सकती है। तो इसलिए वो ये कहता है कि राज्य के बिना या समाज के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, अकेला नहीं रह सकता। वह स्वाभाविक रूप से राज्य को स्वीकार करता है, स्टेट को स्वीकार करता है, समाज में रहता है। बल्कि वो ये कहता है कि राज्य या समाज तो है ही, व्यक्ति तो केवल उसका सदस्य भर बनता है, और इसलिए बनता है क्योंकि उसी में उसकी पूर्णता है। इसलिए स्टेट को व्यक्ति ने अपनी आ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया नहीं है। राज्य का कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। राज्य इवोल्व नहीं हो रहा है समय के साथ, बल्कि वो ये कह रहा है कि राज्य तो हर समय काल परिस्थिति में रहता ही है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रह सकता है। पांचवी बात, उसने ये कहा कि राज्य जो है वह विशेषज्ञों का शासन है। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई कि प्लेटो व्यक्ति के प्रधान गुण की पहचान करता है और उस प्रधान गुण के आधार पर उसे समाज में कार्य सौंप देता है, और वह ये चाहता है कि वह अपने उस निर्धारित कर्म को करते हुए उसमें कुशलता को अर्जित करे, और इस तरह जो कुशल और विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे उन्हीं से पूरे समाज और राज्य के विभिन्न कार्य संचालित होंगे। इस तरीके से उसका राज्य जो है वह विशेषज्ञों का शासन है। वह अपनी लंबी शिक्षा योजना के जरिए इसीलिए शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को शासन की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। छठी बात, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य है। हमने साम्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत देखा कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में जो शासक और सैनिक वर्ग है, जिसे वो सम्मिलित रूप से संरक्षक वर्ग कहता है, उसको एक सन्यासी की तरह एक नैतिक दायित्व सौंप देता है। न्याय की स्थापना करने के लिए उसे परिवार और संपत्ति से दूर कर देता है, और ये वह ये मानता है कि उसका ये दायित्व है कि राज्य के हित में वह अपने सारे जो भौतिक इच्छाएं हैं उन भौतिक इच्छाओं को कुर्बान कर दे, और इस रूप में वह उस पूरे वर्ग को, उस संरक्षक वर्ग को एक आध्यात्मिक ताकि ओर ले जाने का प्रयास करता है। वह एकदम संत होंगे, संत जैसे पुरुष होंगे।
जो राज्य का शासन, प्रशासन और रक्षा का कार्य संभालेंगे। दूसरी तरफ उत्पादक वर्ग है, जिसको वो उत्पादन का, व्यापार का कार्य देता है। व्यक्ति के भरण पोषण और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुओं का निर्माण है, उत्पादन का कार्य है, व्यापार का कार्य है, वो उत्पादक वर्ग को सौंप देता है, जो भौतिक इच्छाओं, लालसाओं की तृप्ति करने का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से ये तीनों जो राज वर्ग जिनसे मिलकर के प्लेटो का आदर्श राज्य तैयार होता है, उसमें संरक्षक वर्ग आध्यात्मिकता का प्रतीक है, तो उत्पादक वर्ग जो है वह भौतिक आदर्शों का प्रतीक है। इस तरह से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य है, जिसपे उत्पादन का कर्म भी है, तो दूसरी तरफ शासन और प्रशासन के लिए त्याग और बलिदान का आध्यात्मिक कर्म भी है। प्लेटो का आदर्श राज्य निरीह और निस्वार्थ दार्शनिकों का राज्य है। प्लेटो ने अपने शासन की बागडोर ऐसे ही दार्शनिकों के हाथ में सौंपी है, जो निस्वार्थ भाव से राज्य का के अंदर न्याय की स्थापना कर सके। वह निरीह इसलिए है क्योंकि उनके पास अपना कोई परिवार नहीं है, उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। अपने परिवार और संपत्ति से विलग होकर के उनको केवल शासन और प्रशासन का कार्य करना है। इस तरह प्लेटो का आदर्श राज्य निरीह और निस्वार्थ दार्शनिकों का राज्य है। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में कर्तव्यनिष्ठा ही न्याय है। न्याय का सिद्धांत जो हमने प्लेटो का देखा, उसमें हमने ये देखा कि हर व्यक्ति को उसके प्रधान गुण के आधार पर एक निश्चित कर्म सौंप दिया गया है और उसे अपने इस कर्म को पूरा करते हुए उसमें कुशलता को अर्जित करना है और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। अर्थात उसे केवल अपने सौंपे गए कर्तव्यों को ही पूरा करना है। इसी से समाज में न्याय की स्थापना होगी। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य में अपने कर्तव्यों को पूरा करना या अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखना ही न्याय है। और अंतिम बात, प्लेटो ये मानता है कि अगर उसके राज्य में हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा, कुशलताओं को अर्जित करेगा और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कर्तव्यनिष्ठता अगर होगी, तो अपने आप न्याय स्थापित हो जाएगा। ऐसा राज्य, उसका आदर्श राज्य पढ़े लिखे, सुशिक्षित और विवेकशील, सबसे जो समाज के विवेकशील वर्ग होगा उसके हाथ में इस ऐसे राज्य का शासन होगा, यानी दार्शनिकों का शासन होगा। उसमें आध्यात्मिकता भी होगी, दूसरी तरफ उत्पादक वर्ग की भौतिकता भी होगी, वह विशेषज्ञों का शासन होगा। और प्लेटो फिर ये मानता है कि ये सारी बातें अगर एक उसके राज्य में होती है, उसका आदर्श राज्य में ये सारी बातें स्थापित हो जाती है, तो फिर उसे कानून की आवश्यकता नहीं है, अपराध होंगे ही नहीं, अपने आप स्वतः ही न्याय की स्थापना हो जाएगी। जब स्वतः ही न्याय की स्थापना हो जाएगी तो फिर जेल, पुलिस जैसी संस्थाओं की या कानून जैसी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए रिपब्लिक में प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, वो आदर्श राज्य कानून विहीन शासन है, जिसमें कानून के लिए कोई स्थान नहीं है, उसके लिए कानून आवश्यक नहीं है। और क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि उसकी मान्यता यह है कि अगर वो जो कह रहा है वो सारी बातें अगर एक स्टेट में, एक आइडियल स्टेट में आ जाती है, तो फिर न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा और कानून की आवश्यकता नहीं